अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के तवस्सुत से आप सबको सबसे पहले तो ईद मुबारक। और मैं हूँ अमारा नदीम और मैं हूँ सुहेल शब्बीर। आज हम इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और आज हमारे साथ वो शख्सियात मौजूद हैं जिनका एक तो सबसे पहले मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई और बड़े एहसानात इनके मेरे ऊपर, चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 टीवी, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन, प्ले टीवी, कितनी जगहों के नाम गिनाऊं तो कम है। खालिद अराई साहब हैं। दूसरी नंबर पर हमारे साथ मौजूद हैं हसन बख्शी साहब, आबाद के चेयरमैन हैं। तीसरे नंबर पर हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद इस्माइल साहब, जो प्रीमियर जो केबल है उसके CEO हैं। जबकि साथ में हमारे साथ बैठे हुए हैं शाहिद खान साहब, जो ड्रेसलर डिज़ाइनर के मालिक हैं। उसके साथ एक ऐसा इंसान जिसको पूरा कराची जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है, आम आदमी वेलफेयर एसोसिएशन के ये रूह रवा भी हैं और ये दोहा ज्वेलर्स के मालिक भी हैं। कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। मोतीवाला साहब, सबको आप लोगों को सबसे पहले ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नशरियात आप लोगों के साथ एक मेरे बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपकी तरफ आएंगे। आज का दिन, मुबारकबाद का दिन, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खुशी का दिन है। अल्लाह ताला के जो फ़र्ज़ की अदाई करते हैं, हम 30 रोज़े रखते हैं, तो उसका सिला जो हमें दिया गया है, ये ईद की खुशियाँ दी गई, ईद उल फितर जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी का इज़हार है। ये आपस में अपने फैमिली के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने वर्कर के साथ, इनकी साथ खुशियाँ मनाना इस दिन की रवायत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस रवायत को बरकरार रखा है। और जैसे ईद पे सब फैमिली में होता है, ऐसे भी हमने भी इसी तरह ईद मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो ईद चल रही है। ईद चल रही है आपने बताया। और आप ये बताएं कि आप बचपन में ईद किस तरह मनाते थे और किस तरह से आप इंजॉय करते थे ईद को? बचपन में तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है ईदी कितनी मिलेगी। ईदी तो फिर नज़रें होती हैं जो आपके बुज़ुर्ग आते हैं या तो फैमिली के होते हैं, एक तो माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, फिर बाद में अंकल्स का इंतज़ार हो रहा होता है कि ईदी, फिर बच्चे आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं। बचपन में हम करते थे किसकी कितनी ज़्यादा कलेक्शन हुई। उस ज़माने में तो जो है ना, ये तो 5,000 का नोट नहीं था उस ज़माने में, तो 500,000 की थी मिलके वो खुश हुआ करते थे। उस ज़माने में तो 50 की ईदी मिला कर उसमें खुश हो जाया करते थे वो। तो बस यही है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह फिर पहले ईद लिया करते थे, अब ईदियाँ देने पड़ती है। आपको सबसे पहले सबसे छोटी ईदी कौन सी मिली या सबसे बड़ी ईदी कौन सी मिली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मेरी तरफ से और पूरे आबाद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि आपको, आपके साथ आपके सुनने वालों को, सामीन को भी ईद मुबारक। थैंक यू। और मुझे याद नहीं है कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी ईदी कितनी मिली है, बट ये खुशी का त्यौहार है। इसमें हम सब लोगों को, मैं समझता हूँ कि अपने डिफरेंसेस भुला के जब हम गले मिलते हैं ना, वो जेन्युइन तरीके से गले मिलना चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी या जनरल मुसलमान लोग आपस में इतने इख्तलाफ हुए हुए हैं जिसकी वजह से दूरियां हैं। ये वो वाहिद मौका अल्लाह ताला साल में 2 मौके देता है जब हम हर उस आदमी से गले मिलते हैं जिससे हमारे कोई इख्तलाफात भी हों, जिससे हमारा उतना ताल्लुक़ ना भी हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा कंपटीटर हो, चाहे वो हमारा कोई साथी हो या नाराज़ियाँ हो। मैं समझता हूँ ये ईद ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानियों को थोड़ी सादगी से बनानी चाहिए। क्योंकि जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा एक परेशानी से गुज़र रही है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। और मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ये ज़िम्मेदारी बहुत ऐसे तरीके से निभाएंगे और इसमें ब्रिज बनेंगे इस मामलात में, और एक मरतबा फिर पूरी मुस्लिम उम्मा खुशियों से अपनी ईद बनाएगी। बिल्कुल सर। शाहिद इस्माइल साहब की तरफ बढ़ेंगे। सर आप बताएं, आप ईद को किस तरह से गुजारते हैं? सुबह से लेकर शाम तक की आपकी क्या रूटीन होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके नाजरीन को, आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सर। देखें, ईद एक इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से, जो मैं समझता हूँ आफ्टर दी 30 डेज ऑफ 29 डेज 30 डेज ऑफ रोज़ा इनाम होता है हमारा। बिल्कुल इनाम है। और इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये है, और जो मैं जिस तरह आप पूछ रही ईद कैसे बनाते हैं, उसमें हम, क्योंकि अब जो आपको पता है मीडिया का दौर है, हमारा आजकल मिलना मिलाना कम होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है, जो मेरी फैमिली में भाई वगैरह हैं,
हम अपने जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो स्पेशली ओल्ड रिश्तेदार हैं, मेरी फुप्पियाँ हैं, चचा हैं, जिनसे हम साल में नहीं मिलते, हम स्पेशली उनके घर पर जाते हैं, अपनी बहनों के घर पर जाते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त। खुश होती हैं। ज़बरदस्त। और दूसरा, आपके इस चैनल की तवज्जो से मैं ये ज़रूर कहूँगा, ईद पर हमें अपने अतराफ़ में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे चौकीदार हैं, हमारे गार्ड्स हैं, मैं कहता हूँ उनका सबसे पहले हक बनता है बिल्कुल बनता कि आप उनको सपोर्ट करें, उनको ईद पर उनकी खुशियाँ, हम माशाल्लाह हम तो सेलिब्रेट कर रहे खुशियाँ होते सबका हैं, हक है। उनको हमें शरीक करना बिल्कुल। चाहिए। और ईद बहुत अच्छा एक फेस्टिवल होता है, सारी फैमिली हम मिलते हैं, जो कि महीनों नहीं मिल पाते, मोस्टली मेरे भाई ट्रैवलिंग में होते हैं, हम बिज़नेस में होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ईद पर हम साथ खाना खा रहे होते हैं, बच्चे आपस में मिल रहे होते हैं, एक फैमिली का एक जेलिंग हो रही होती है, बिल्कुल। जो कि एक बहुत ज़रूरी है आजकल के इस दौर के अंदर। ये तो नाम ही मिलने का, मिलने खुशियाँ मिलाने बांटने का का है। जी। है। शाहिद खान साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी ईद की बचपन की ऐसी कौन सी याद है जो आज तक आप सोचते हैं? ईद तो बचपन की, देखें ईद होती ही बच्चों की, बच्चों की बड़ों की तो ईद जो है ना हमारा अभी टाइम याद नहीं है। तो ईद की खुशियाँ जो है ना बच्चों की होती है। खुशियाँ होती हैं। मोती वाला साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत वोकल किस्म के इंसान हैं, हर वक्त सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। ईद पे कभी ऐसा हुआ कि किसी से ज़बरदस्ती ईदी खींची हो, जिसको बोलते हैं कि चाचा ताया देने में थोड़ा सा नखरे कर रहे हैं और उनसे खींचने में मज़ा आता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चैनल 5 आपकी टीम और यहाँ पर मेहमानों और देखने वाले हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ईद मुबारक। ईद दो तरह की होती हैं। एक वो ईद होती है जो बड़े घरों में साहिब हैसियत लोगों के बच्चों के लिए होती है, और एक वो ईद होती है जो एक वक्त का सुबह का खाना और शाम का और दोपहर का खाना ना हो, वो गरीब गुरबा, वो मुफलिस लाचार वो लोगों के घर होती है। तो मैं तो लियारी में मेरा बचपन गुजरा, शाह वलीउल्लाह रोड, एक कमरे का एक डेडिया कमरा 65 रुपये किराए वाला था। तो उसमें हमारी ईद कैसे गुजरी, इस पर ज़बरदस्ती की तो बात ही कुछ और है। हमारे यहाँ पर तो उस वक्त कोई अगर दे दे तो ये समझ लें कि हमारी खुशियाँ दोबाला हो जाती थी। और उस वक्त मुझे अपने बचपन की ईद याद है कि 10 पैसे, 5 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये का नोट जो है वो होता था। तो उस वक्त की खुशियाँ और उस वक्त के माहौल और हालात, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बचपन दोबारा आ नहीं सकता जो हमने गुजारा। और आज जब हम अल्लाह ताला के फजल करम से इस काबिल हो गए, तो आज मैं ईद मेरे बच्चों को अगर देखता हूँ तो वो ईद नहीं है जो हमारी ईद होती थी। हमारी ईद आज के बच्चों के लिए वो तकालीफ वाली ईद नहीं है। आज ज़रूरत से ज़्यादा खाना और ज़रूरत से ज़्यादा आसाइश है। लेकिन ये ईद जो आज है, ये ईद में मैं कहाँ होता हूँ, ये सवाल है ना कि ईद वाले दिन आप क्या करते हैं। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से और एज आम आदमी, एज ए ज्यूलर हूँ, लेकिन मैं ईद के दिन, पूरे रमज़ान से लेकर ईद के 3 दिन, मेरी हर नेकी में मेरे दोस्त खालिद आराई शामिल साथ साथ रहते। और इस बार तो इसने जिस तरह से मेरा साथ दिया, अल्लाह ताला इसे खुशियाँ दे और इसी तरह चांद की तरह चमकाए। तो ईद के 3 दिन मैं रोडों पर, सड़कों पर, फुटपाथों पर, गरीब की झोपड़ियों में होता हूँ। ज़बरदस्त। क्योंकि मैं अपनी वो औकात जो लियारी वाली थी, एक छोटे से कमरे की, वो भूला नहीं हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें दुनिया में बिल्कुल सर, आप और- खुशियाँ बांट रहे हैं और ईद नाम ही खुशियाँ नहीं, और बांटने इस का बार की ईद कैसे मनानी है, कैसे इस बार मनानी जो शौदा बिल्कुल हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बच्चों को यतीम कर गए, लेकिन शहीद मरता नहीं, तो हमें उनको भी इस ईद में याद रखना है। बिल्कुल। और आलम इस्लाम में जो इस वक्त दुश्मनों के पे दर पे हमला और आवरी, मतलब हमला आवरी और मज़ाहिब की ये बातें करते हैं मज़हब को लेकर, तो हमें उनके लिए भी दुआ को रहना चाहिए ईद की नमाज में। और ईद बहुत अच्छी होती है और इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाले क़यामत तक बच्चे ईद की खुशियाँ इसी तरह देखते हैं। अयाज भाई, आपने जिक्र किया कि लियारी से आपका ताल्लुक है। लियारी और ओल्ड सिटी एरिया में हमने देखा कि वहाँ पर ऊँट गाड़ी, झूले, कश्ती वाला झूला, तो डोली वाला झूला ही होते थे। कभी गिरे ऊँट से? सर गिरे गधा गाड़ी, गधा गाड़ी आप से तो बहुत ऊपर, ये तो आप चाकला स्ट्रीट खारा दरवाजे पे आ गया। हम तो गधा गाड़ी में शाह वलीउल्लाह रोड, मेमन सोसाइटी, 52 प्लाट, वहाँ ओखाई जमात खाने से गधा गाड़ी में चारा ने देकर हम ली मार्केट तक जाया करते थे। तो गधा गाड़ी पर मैंने जो है वो हम ईद वाले दिन जो है, तो और कभी वो गिरे राउंड उसके ऊपर वाले- से? गिर के चोट वोट लगी सर हो? गिरे क्या, वो तो बचपन तो गिरना गिराना रहता ही था। हम तो सड़क के ऊपर चलते थे, तो वहाँ हमारे ओल्ड टाउन में लियारी में गधा गाड़ी पर ही काम हुआ करता था। तो वो गधे वाले क्या करते थे, अगर कपड़े देने गए धोबी को या किसी घर में, तो वो गधे का जो पट्टा होता था वो शटर से बांध देते थे। तो मैं तो कभी कभी गुजरता था, तो वो गधे का जो पट्टा बंधा हुआ होता था शटर के साथ, उसमें पाँव आ जाता था, हम उसमें गिर जाते थे। तो जो गिरते हैं वही तो उठते हैं। तो हम गिरते
रहे, उठते रहे और चांद की तरह चमकते रहे, यही अल्लाह ताला का निज़ाम। अरे सर खालिद भाई आपसे पूछूंगा, आपके पास ईदी के पैसे जमा होते थे, अब हमने देखा हमारे टाइम पर तो 400-500 रुपये जमा हो जाते थे, बहुत बड़ी हमारी ईद हो जाती थी। तो आप ईदी के पैसों से क्या करते थे? फाइंटा बोतल चलती थी वो पीते थे, पोलका खाते थे, क्या करते थे? यही बच्चों के शौक होते थे, आम बच्चों की तरह हमारा बचपन भी ऐसा ही गुजरा है। मगर मेरा बचपन कराची में तो नहीं गुजरा। सिंध का एक शहर है शिकारपुर, बड़ा तारीखी शहर है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। तो वहाँ पर तो पता है, हम तो हमारी ईदों में बचपन में तो मेरे बहुत से क्लास फेलो हिंदू थे, वो अच्छा। भी हमारे साथ ईद मनाते थे। ज़बरदस्त। अभी तक याद है जो है ना मुझे। अब बहुत से वो जो है मेरे हिंदू दोस्त हैं कराची में, बड़े अच्छे जगहों पर हैं। एक तो जो डॉक्टर अनूप इसके जो जियाउद्दीन के जो सीईओ हैं, उनके साथ बचपन गुजरा है हमारा। अच्छा। तो बस ये जो है मतलब यही खाना, आइसक्रीम, जो माँ बाप तो कितना मना करें। उस ज़माने में तो ये जो पोलका नहीं आई थी उस ज़माने में, वो फिर जो बात कर ली बचपन की, अब हम अब की बात करते हैं। अब आपसे सबसे पहले ईदी कौन मांगता है, हम ये जानना चाहेंगे। तो ईदी देने वाले तो चले गए दुनिया से हमारे, अब तो ईदी तो आपसे कौन मांगता है मुझसे तो जाहिर है सबसे पहले? मेरा बेटा, मेरी बेटी मांगती है। बल्कि इस बार तो मेरी बेटी ने एक अजीब ख्वाहिश की, पहले से ही कमिटमेंट ली अच्छा। कि पापा इस बार मुझे ईदी जो है ना 5000 चाहिए, और जितनी मुझे ईदी देंगे मेरी सारी कज़न को भी इतनी ईदी देनी पड़ेगी। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी ये तो बात बहुत है। अच्छी डिमांड है, वरना बच्चे हमेशा अपना सोचते हैं, लेकिन ये सब के बारे में सोचते हैं। मगर आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बाकी सारे मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कब्रिस्तान जाते हैं बिल्कुल। अपने जिनके वालिदैन हयात है, अल्लाह ताला उनको जो है उनको कायम दायम रखे। आमीन। बस मेरे वालिदैन तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर सबसे पहले हम कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान जाने के बाद मेरी कई सालों से रिवायत है, आप भी गवाह होंगे इस बात के, कि नमाज़ पढ़ के अपने घर से मिलकर मैं सीधा अपने ऑफिस आता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। जो उस दिन, जैसे आज भी हुआ है, जो उस दिन ड्यूटी पर मौजूद थे, ठीक है, आप लोग नहीं थे, जो हमें ईदी आज नहीं अब रात मिली में ना, आए, इस चक्कर में ईदी नहीं तो मिली। जो अब पूरे स्टाफ को मैं ईदी देता हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। ईद की बात करें, ईद पे सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि खाने की बात होती है, मीठे की बात होती है। आपके घर में सबसे अच्छा क्या बनता है? ये मीठा तो हमारी वालदा अल्लाह नसीब करे कि पहले उनकी इंडिया से तो हमारे बड़ों की रिवायत थी कि नमाज पे जाने से पहले वो कुछ मीठा खिला के भेजती थी। अच्छा। खजूर हो या कोई मीठी चीज़ हो, ये रिवायत है। ये रिवायत है ये, ठीक है। तो अब फिर हमारे यहाँ एक हमारे घर में ख़ास डिश पकती है जिसको जो है ना, बाकी तो शीर खुरमा बनता है, हमारे यहाँ छुआरे पकाए जाते हैं। शाहिद ने बहुत खाए हैं, शायद वही अपना वो शाहिद खान, ठीक है। तो सारी रात जो है ना वो 1 मन दूध के अंदर छुआरे पकते हैं, नर छुआरा जो आता है, तो बसरा का जो है वो पकता रहता है। तो जो सुबह जब वो दूध काढ़ा हो के जो है ना वो 40 kg जब बचता है, 10-15 kg, तो उसकी खाने की लज्जत ही कुछ और होती है उसकी। वो बड़ा यूनिक डिश बनती है हमारे घर में। सबकी अपनी अपनी डिशेस होती हैं। हसन साहब, आपके घर में क्या खुसूसी डिश बनती है ईद के हवाले से? हमारे यहाँ तो अभी तक वही है, सरखुरमा और सेवइयाँ। और जो इन्होंने कहा कि रिवायत यही है कि जाने से पहले थोड़ा सा मीठा खाते हैं। नमाज के जाने से पहले खाते हैं और कोशिश करते हैं कि सबको उठाएं। पर हमारे यहाँ जनरली, जो मुझे नहीं पता सबके यहाँ, कराची में मेजॉरिटी जो ईद बनती है कि नमाज पढ़ी, आए और फिर 2-3 घंटे सो गए, और फिर जब कोई रिश्तेदार आए तो फिर सब उठा रहे कि भाई चलो भाई उठो यार। और बिल्कुल वो, और इसके बाद जो बचपन में जो पैसे जमा होते थे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे एक दुकान वाले का सीजन होता है ना, वो सीजन करता है और पूरे साल वो पैसे आमदनी होती है, तो वो जो लिफाफे जमा होते थे वो पूरे साल उसमें से खर्च होता रहता आप था। क्या करते थे जाकर? जैसे बच्चों को देखते हैं झूले झूलते हैं, कुछ खरीदते हैं। मतलब वही अपनी सवाल मनपसंद- आपसे करेंगे कि आप भी कभी झूले से गिरे हैं कभी? मेरा झूले से गिरने का कौन से एरिया में आपका बचपन गुजरा है? मेरा गार्डन ईस्ट पे गुजरा है। हावेवर मेरा बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का, तो हमारे ज्यादातर पैसे क्रिकेट के सामान पे ही लगते थे। अच्छा। बैट, बॉल, पैड्स, हेलमेट, ग्लव्स। फिर वो पूरे साल की विश लिस्ट हाँ, वो उसी में ज़्यादातर चीज़ें लगती थी, बाकी कपड़े वगैरह। पर बहुत अच्छा त्यौहार है, देखें। और ये त्यौहार जैसे कहीं किसी ने कहा बच्चों का त्यौहार है, और इस वक्त बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसे खालिद भाई की बच्ची ने इनको सस्ते में छोड़ दिया, मैं भी उस बच्ची का नंबर लेके बोलूँगा 5 नहीं, आप 50,000 मांगो। तो वो बेचारी बच्ची शादी है, बेटियां जो है ना, सबके लिए भी। शाहिद इस्माइल जो है ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको तो वो जन्नत के हकदार हैं माशाल्लाह। 3 बेटियां दी हैं ना, तो ये ज्यादा समझते होंगे। बेटियां जो है ना वैसे भी जो है ना बाप की बचत कराती हैं, बाप का खर्चा कम से कम। अब बाप से अलग ही जो है ना मोहब्बत होती है। बेटे थोड़े शैतान होते हैं, वो उनको परवाह नहीं होती है। तो शायद भाई आप क्योंकि रहे हाईएस्ट ईदी कितनी जमा की आपने?
देखें इस वक्त एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन बहुत अच्छी ईदी मिलती थी हमारे दादा उस ज़माने में। और जैसा भी इन्होंने याद दिलाया कि उस ज़माने में नई नई पोल्का आइसक्रीम आई, तो उसका बड़ा शौक होता था। वो डॉटेड होती थी पोल्का, और वो बड़ा फैसिनेट करती थी। चॉकलेट्स ले रहे हैं और हम घूमने फिरने जा रहे हैं, और बड़ा एक जब जेब में पैसे होते थे इतने सारे, अच्छा ईदी बहुत अच्छी मिल जाती थी फादर से, मदर से, दादा से। तो वो यू फील यू आर लाइक अ किंग ना, और बड़े पैसे हैं, ये खर्च करें वो खर्च करें। तो इट वाज अ वेरी गुड टाइम। और जैसे भी खालिद भाई ने बताया कि ईद का दिन हमें कब्रिस्तान भी ज़रूर जाना चाहिए, अपने अपने बड़ों को, उनको वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, उन्हें वहाँ पर जाकर उनको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि कल तक वो हमारे साथ थे, आज नहीं है। और ये जब हम जाते हैं तो हमारे बच्चे सीखते हैं, कल हमने भी एक दिन मरना है, तो हमारे बच्चे भी हमारे पास आए। ये चीज़ हमें एक जो फैमिली कल्चर, और फिर ईद पर जो मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि जो बचपन में हमने एक फैमिली कल्चर था जो कि वक्त के साथ अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। आपस में फैमिलीज़ को जुड़ना चाहिए, आपस में फैमिलीज़ को मिलना चाहिए, जो कि इस वक्त बहुत कम हो गया है। मोबाइल पर बात कर ली, बहुत सारे लोग जो है आपस में मिलते भी नहीं है। ये चीज़ जो है, बल्कि एक बात याद है कि पहले अब तो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है। बिल्कुल पता है पहले अपने अजीज़ वक़ारब जो दूर कज़न्स हैं, ईद कार्ड जाते थे, ईद कार्ड का एक बड़ा रुझान था। हाथ से पकड़ के हाथ से लिख के बनाए जाते थे। फिर पोस्ट ऑफिस पे पता है लाइन लगती, पोस्ट ऑफिस पे लाइन लगती थी यार उसको पोस्ट करने के लिए। बचपन में कुछ और शेर लिखते थे, जब जवान में तो कुछ और शेर लिखते थे। वो मैं नहीं बताऊंगा। शेर लिखे कभी? हाँ, बचपन में भी लिखे और जवानी में भी फोन से लिखे। शाहिद खान साहब, आप बताएं आपकी ईद की क्या मेमोरीज हैं और अब क्या रूटीन होती है? ईदी किस तरह? पहले तो ये था ना, शाहिद खान तो लोगों को ईदें मनवाते हैं ना, माशाल्लाह बड़े डिजाइनर है, ठीक है। तो ये तो ईद वाले दिन थक के ना नमाज पढ़ती सो जाता है, सही रहा। नहीं, ईद तो मौका होता है कपड़ों का, मिलती है कहाँ खर्च करता है ये जरूर। नहीं, ईद के बारे में बताएं। ईद तो मौका होता है कपड़ों का, जिससे खवातीन को क्रेज होता है कपड़ों का, जूतों का। आपके घर में क्या माहौल होता है? हम तो बेसिकली हम हैं क्या KPK से, ठीक है, पठान। हमारे तो रिवायत, हम सुबह फजर में वालिद साहब सबको जो है ना उठाते हैं और उसके फजर की नमाज़ पढ़ी, और सबसे पहले मीठा जो है ना खीर और शीर खुरमा, वो सुन्नत रसूल भी है कि आप नमाज़ पढ़ने ईद जाओ तो आप जो है ना आप मीठा खा के जाएं। और बस उसके बाद फिर हम जब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो हमारा एक सिस्टम है कि हम सारी फैमिली ज्वाइन है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जो है ना जितने घर हैं सब अपना अपना खाना बनता है और सब एक साथ जो है ना खाते हैं, रिवायत है। और मोहल्लेदार भी हमारे जो पड़ोसी हैं उनको भी हम बुलाते हैं। आपने बोला ज्वाइंट फैमिली, कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 70+ मेंबर। माशाल्लाह। फिर तो ईदी देते देते दूसरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारी तो मतलब फिर तो शाम तक आपकी ईद की नमाज ही घर में कर लेते हो? शाम तक फजर, हम तो नमाजें रमजान में तो हमारी जमात घर पे ही होती है। अच्छा, माशाल्लाह। सर, जैसे आपने बताया आप KPK से ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ की कोई खुसूसी डिश है जो आप ईद पे अपने घर में बनवाते हैं? यही शीर खुरमा और ये मीठा ही बनता है, खीर बनती है और मीठा। देखो खीर यहाँ की थोड़ी सी डिफरेंट है जो लोकल हम वहाँ के, तो लेकिन एक ही है, लेकिन पैदाइश हमारी इधर ही करके बनवाते हैं। आपको क्या पसंद है? शीर खुरमा पसंद है, इसलिए कि पैदाइश हमारी कराची की। वालदा माशाल्लाह जो है ना पुलाव बड़ा अच्छा बनाती है। अच्छा माशाल्लाह, सब खाने मेरी वालदा तो अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दिन जब आप खिलाएंगे तो हमें जबरदस्त खिलाएंगे, दावत देंगे सबको। अयाज भाई, 80s के जो लोग हैं, मतलब इन सब ने 80s का दौर देखा, थोड़ा सा हमने भी देखा। 1880 के उस दौर की जो यादें हैं, उस दौर की जो चीजें हैं, आज के दौर के बच्चों को बताओ तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई ये ख्वाबी दुनिया थी। मतलब स्लेट पे लिखना, मोबाइल फोन जो 3310 होता था वो आया, फिर एंड्रॉइड फोन आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई। आप नए बच्चों को कहेंगे कि ये व्हाट्सएप पे ईद मुबारक बोल दिया, गले लगना भी मुनासिब नहीं समझते, तो देखें आज के बच्चे अच्छी चीज है और जदीद चीजों का आना बुरी चीज नहीं है। क्या हमने वो चीज ईजाद की, ये अलग सवाल। हाँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हम वो सब इस चीज के चश्मदीद गवाए कि वक्त के साथ साथ दुनिया ने तरक्की की, लेकिन हमने जो अपने बचपन में डॉलर का रेट देखा, आज वो डॉलर का रेट कहाँ तक पहुँच गया। तो हमने पाकिस्तान का अच्छा वक्त देखा, और आज जो वक्त है वो वक्त नहीं है जो पहले 80s का दौर हुआ करता था। क्यों? कि इतनी गरीबी और मुफलिसी और लाचारी नहीं थी। तो ये भी लम्हा फिक्र है एज ए सोशल एक्टिविस्ट में, यहाँ पर मेरे घर की, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चों, ये तो सब ठीक है,
लेकिन हम यहाँ पर इस चीज़ के भी चशमदीद गवाह है कि हम आज भी कहीं अगर बैठे होते हैं, बख्शी साहब, मैं, खालिद भाई जो है, शायद इरफान साहब, हम लोग अभी ये प्रोग्राम से पहले वहाँ बैठे थे, तो हम ये बात नहीं कर रहे कि ईद की खुशियाँ कैसे बनानी है। हम पाकिस्तान में जो गुर्बत बढ़ रही है और जो यहाँ के हालात हैं, हम इस पर ही डिस्कस कर रहे थे कि जी वक्त के साथ साथ गरीबी बढ़ रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, हम दुनिया से पीछे, यहाँ तक के दुनिया में 5D पर इमारतें बन रही हैं, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में भी पीछे हैं, तो हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को पीछे जाते हुए देखते हैं तो दिल दुखता है। तो ये भी अल्लाह ताला से इबादत है। नमाज ही, अगर फारसी में नमाज का लफ्ज़ जो है, कुरान में की नमाज नहीं है, सलाह लिखा हुआ है 64 जगह पर। तो नमाज के साथ सलाह यानी अल्लाह से इबादत में राब्ता रखना। तो हम नमाजें तो पढ़ते हैं, तो नमाज तो फारसी में वर्जिश का नाम है। तो हम वो लोग हैं जो नमाजें तो पढ़ते हैं, अल्लाह से राब्ता जब करते हैं तो अकेले में बैठकर भी वतन की बका और वतन की गुर्बत पे बात करते हैं। अमीर होना कोई कारीगरी, कोई टैलेंट नहीं है। यहाँ तक हम पहुँच गए, इसके बाद पाकिस्तान की फिक्र करना, तो ये वो हीरे बैठे हुए हैं कि हम कहीं बैठते हैं तो पाकिस्तान की फिक्र करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिक्र कब होती है कि हमने आज से पहले पाकिस्तान को और कराची में सड़कों को धुलता हुआ देखा, ट्राम को चलता हुआ देखा, बोल्टन मार्केट, एम ए जिना रोड, आई चंदेरीगढ़ रोड। अब तो हुकूमत सिंध को सलाम है माशाल्लाह, दुनिया में जब आबादी बढ़ती है तो सड़कें चौड़ी होती हैं, तो माशाल्लाह यहाँ पे सड़कों को यहाँ पे जो है उन्होंने छोटा कर दिया, तो इन पर भी इनको गौर फिक्र। लेकिन इसकी बात में, लेकिन हम फिक्र करने वाले वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है जो ईद के दिन भी गरीब, मुफलिस और हमसे जो छोटे लोग घर के बाहर हैं उनको नहीं भूल। फिक्र की बात करें, बख्शी साहब आपसे पूछूंगा, हुकूमत ने ऐलान किया है आसान कर्जे देकर लोगों को मकान बनाने के लिए। आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई कमी खामी है, कोई और मजीद इसमें गुंजाइश निकाली जा सकती थी इसमें? देखिए, पहले ये पॉलिसी जब आई 6 महीने पहले या साल पहले, तो इन्होंने 5% पे 20 लाख तक का लोन किया था। हमने वहाँ उनको कहा कि पिछली हुकूमत के दौर में ये लोन तकरीबन आप समझे 50 लाख का था 5% पे, जबकि डॉलर 140 रुपए का था। अब डॉलर 280 का हो गया, तो इसको 1 करोड़ रुपए करें। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को बात समझ आई और उन्होंने ये सब्सिडाइज लोन 1 करोड़ रुपए तक का अलाउ कर दिया। मैं समझता हूँ आप जैसे और ये जैसी मैडम बैठी हैं, ऐसे नौजवानों को ये लोन अवेल करना चाहिए। देखिए, इस वक्त अमेरिका में, इस वक्त कनाडा में, इस वक्त यूरोप में, इस वक्त दुबई में 5% पे लोन मिलता है। तो अब जब आपके मुल्क में 5% पे लोन मिल रहा है, आसान एक साथ पे मिल रहा है, उस पर गवर्नमेंट तकरीबन 7% कॉस्ट दे रही है, तो हमें अपना घर बनाने का ये बेहतरीन मौका है। तमाम लोगों ने कोशिश करना चाहिए, या तो कोई प्लॉट लेके घर बना लें या कोई बिल्डिंग में फ्लैट ले लें, ताकि वो अपने घर की ओनरशिप कर सके और वेल्थ क्रिएशन हो सके। बिल्डिंग कंट्रोल में जॉब ले लें, वो तो देखिए बिल्डिंग कंट्रोल में तो चलता ही रहेगा, बट ये बहुत अच्छा मौका है। हमें गवर्नमेंट की अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और 5 लाख लोन देने जा रहे हैं। पहले साल 50,000, दूसरे साल लाख, तीसरे साल 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख। तो ये ऐसे मिला के टोटल 5 लाख और 3.5 ट्रिलियन की सब्सिडी देंगे। तो अगर आप लोग जैसे लोग इसको अवेल नहीं करेंगे, 5 लाख घर इमरान खान वाले तो नहीं होंगे? नहीं, ये 5 साल में है, वो 50 लाख थे। अच्छा, इसमें एक बात ये आ रही थी कि अभी आपने बोला कि घर लोन ले लें, अक्सर ये शिकायत मिलती है कि एक बिल्डर आता है, वो सारी एक चीज़ क्रिएट करता है, सबकी जमा पूंजी लेता है और लेके निकल जाता है। तो आबाद, मैं एज आबाद आपसे बात कर रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ डमी हैं या उन बिल्डर्स के खिलाफ भी कोई एक्शन करवाते हैं? नहीं, हमारे पास जिसकी कंप्लेन आती है हम उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन करते हैं। पर देखिए, आवाम को भी समझना चाहिए कि हम एक गाड़ी भी लेते हैं ना, एक्साइज में उसके डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी देते हैं, जाके बिल्डिंग कंट्रोल में चेक कर लें, हमें लेटर भेज दें कि भाई ये हम लेने जा रहे हैं, ये अप्रूवल है नहीं है, आपका मेंबर है नहीं है। तो थोड़ा सा हमारी पब्लिक को भी ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। जब ये करेंगे तो क्रिमिनल लोग, देखिए हर शोबे में, हर फील्ड में अच्छे बुरे हैं, ये नहीं कह सकते कि आप इसी फील्ड में, बट यू नीड टू इनकरेज एंड हेल्प जो अच्छे लोग हैं और उनको अच्छे लोगों के साथ मिलाना है। हमारा काम ही एसोसिएशन का ये है कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनको पीछे लाएं और अच्छे लोगों को अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करें।
अच्छा, इसमें एक चीज और देखी गई है कि अमूमन जो है ना वो बिल्डर्स पैसे ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं, म्यार बताते हैं आला म्यार का कि ये इस लेवल का काम करके देंगे, फिर मटेरियल में जो डंडियां मारना शुरू कर देते हैं। तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस क्या है आप लोगों के पास? देखिए, मैं नहीं समझता कि आजकल जो बिल्डिंगें 10 साल से बन रही है ना, उसमें कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है। आप कराची की बिल्डिंगें देखें, शहीद मिल्लत की बिल्डिंगें देखें, क्लिफ्टन की देखें, दुबई की देखें, ऑलमोस्ट एक है। जो मेन फ़र्क है वो एयर कंडीशनिंग का फ़र्क है। बिल्डिंग की क्वालिटीज़ अच्छी हैं। कुछ लोग होंगे, जैसे मैंने कहा ना, मैं हर आदमी की तो गारंटी नहीं ले सकता, पर जो लीगल बिल्डिंग बना रहे हैं वो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सीमेंट में या सरिये में या पोरिंग में कोई पैसे बचा लें। देखिए, बिल्डर तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रोज़ फायर फाइटिंग कर रहा होता है। कभी ब्लैकमेलर उसके पीछे पड़ा होता है, कभी बदमाश पीछे पड़ा होता है, कभी बिल्डिंग कंट्रोल पीछे पड़ा होता है। हर आदमी उसके पीछे। इतना तो नारकोटिक्स वाले के पीछे लोग नहीं होते जितना बिल्डर के पीछे है। और इतने लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। ये तो पूरी एक साइंस है। ये पीएचडी करने के बाद सब तमाम कारोबार से आदमी थक जाता है ना, तब वो बिल्डर बनता है। और आधे से ज़्यादा बिल्डर वो हैं जो बेचारे फंस जाते हैं, कहीं मजबूरी में बिल्डर बने हुए हैं। यार मैं तो ये कहता हूँ कि हसन भाई कराची के लिए बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो जो कराची में हालात चल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। तो कराची के लिए बात करता है, मुझे दिल से बड़ा पसंद है। ये शहर बड़ा महरूमी का शिकार है। इसका कोई जो है ना, क्या कहते हैं कि वाली वारिस नहीं है इसको, जो है ना, मगर इन्होंने बड़ी हिम्मत की। सिंध हुकूमत में रहते हुए खिलाफ बात करना ही बड़ी हिम्मत की बात है। और इस पे जो है ना हसन भाई से बात होनी चाहिए इस पे, जो है कराची में हालात कैसे बेहतर होंगे। वापस ईद की तरफ आते हैं सर, थोड़ा सा आपकी तरफ जाते हैं। फैमिली मेंबर है, ज्यादा ईदी किसके पास जमा हो गई, ज्यादा कंपटीशन होता है। कभी ऐसा क्या किसी के पैसे चोरी कर लिए कि अपना पॉकेट पूरा करने के लिए? नौबत नहीं आई ऐसा। वालिदैन ने इतना खुश रखा कि वो जानेंगे कपड़ों के हवाले से। मैं अमूमन शलवार कमीज ही पहनता हूँ। आपके घर में भी एंड तक शॉपिंग हो रही है? नहीं, हमारे ऐसा नहीं है, बट हमारा सिंपल है यार। एक सफेद शलवार कमीज जो अमूमन चलता है वही पहन लेते हैं। और शायद सबको तो करना पड़ता होगा, वीडियो का साथ है। बिल्कुल, मैं साथ देता हूँ, बल्कि चॉइस में हेल्प भी करता हूँ, और करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सादतमंद शौहर हैं। सादतमंदी अपनी जगह। बात टाइम ऐसा होता है कि मैं खुद अपना जब सिलेक्शन कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी बेटियों से पूछ लेता, कंसल्ट करता हूँ। बेटियों को तो वैसे ही बहुत अटैचमेंट होती है। मैं अपनी वाइफ से भी कंसल्ट कर लेता हूँ कि भाई ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं। शाहिद भाई को तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, खुद बना के दे देते होंगे अच्छे से डिजाइन करके, अपनी मर्जी के डिजाइन बना के। अल्हम्दुलिल्लाह। अयाज भाई आप? भाई मेरा तो सच ये है कि मैंने आज तक शॉपिंग की ही नहीं है खुद के लिए। तो हम खुद की बात नहीं करें, हम फैमिली की। फैमिली में मैं जब खुद ही नहीं करता, मेरी वाइफ बच्चों से लेकर, हमारी बेटी बहू से लेकर मुझ तक, वो आज तक मेरी वाइफ ही हमारे लिए जो है वो ईद की तैयारियों से लेकर पूरे साल तक। देखिए, बीवी का साथ वो साथ होता है कि बीवी को पता होता है कि मेरे शोहर को क्या पसंद आएगा। और मजा तो तब आता है कि मेरी सोच से बेहतर मेरी बीवी जब शॉपिंग करके लाती है और जब मैं वेयर करता हूँ, पहनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी सोच से बेहतर बन गया। अब ये है कि अभी शाहिद खान ने जो है वो कुछ अरसे से मेरी फिक्र शुरू की है, मेरी और खालिद आराई की। सरप्राइज दे देते हैं। थोड़ा सा बोझ कम हुआ है, तो ये खुद ही नाप ले जाता है, खुद ही साइज ले लेता है, खुद ही तैयार करवाता है, खुद ही डिजाइन करता है और खुद ही दे देता है। आज जो ईद की नमाज से लेकर यानी कल तक 3 दिन तक वो इसने सारी तैयारी करके, तो इस बार जो मेरी वाइफ है उस पर जो है वो मेरी ईद की जो जिम्मेदारियां थी कपड़ों की, लिबास की, तो वो आज इस बार शाहिद खान का जो ड्रेसर डिजाइनर है उसने ये कमी। और यहाँ तक कि खालिद की ईद की नमाज भी माशाल्लाह वो शाहिद साहब जो है इनकी जिम्मेदारी। खालिद भाई को तो बोलने की जरूरत नहीं है, मल्टी टैलेंटेड आदमी है फिर तो आप खालिद भाई को बोलने की नहीं। हमारा तो ऐसा हो गया है कि कोई घर में सालगिरह भी हो तो वो शाहिद को अगर दावत दे दी जाए तो ये उसमें जो है वो खालिद साहब को हमें जो है पहले सूट भेज देता है, या रमजान की सहरी अफ्तार हो तो ये भेज देता है कि ये पहन लेना। तो ये जिम्मेदारी दोस्ती में। बकरा ईद की मैं बुकिंग अभी से करवा अभी से मैं कर बस सही है, फिर आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी सारी। बोले अयाज भाई ने जिस तरह बोला बेगमों को यहाँ पर जेलिसी भी फील होने लगती है कि यार दोस्त ज्यादा क्लोज हो गया मुझसे। आप नहीं, मेरी बेगम खुश है भाई, इसी तरह अल्लाह इसको रखे सलामत। शायद ना भाभी का बोझ बांट लिया है। नहीं, आपका भी बोझ बांटा हुआ है भाई, हमारे दोनों की फैमिलीज का बोझ। यानी इसने हमेशा, मैं यही कहूंगा, फिक्र करता है और सूट और यहाँ तक के कोटी भी एंड में पहना के चेक करवाता है कि भाईजान सही है या नहीं है। तो ये मोहब्बत है, यही बस ईद की खुशियां होती हैं। शौक ये होता है कि इंसान अगर खुद अच्छा पहने दूसरों को भी पहने, दोस्त को और अच्छा लगना चाहिए। जबरदस्त, बिल्कुल यही बात है। और अभी ये गुफ्तगू जारी रहेगी, हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। ब्रेक से पहले हम काफ़ी अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ खालिद अराई मौजूद हैं, उनसे इस चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ के हवाले से जानेंगे, उस जर्नी के हवाले से जानेंगे। खालिद साहब, किस तरह इस जर्नी का आगाज़ हुआ, अपने हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, जर्नी बड़ी मेहनत कश थी। मेरा स्टार्ट पहले शुरू हुआ था जब मैंने प्रोफेशनल ज़िंदगी का स्टार्ट किया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया हुआ है, तो मेरी जो पहली फील्ड थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की VCR की थी, जो है ना, मैं VCR की वर्कशॉप थी मेरी एक्चुअली। तो उसी से फिर मैंने मैं पाकिस्तान का कोई मेरे ख्याल में मैं दूसरा केबल ऑपरेटर हूँ जिसने पाकिस्तान में केबल की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के अंदर खारादर में एक लीड, जो केबल वालों का सुना होगा आपने सुना होगा, लीड वाले जी, लीड वाले का नाम जो है ना खारादर की आवाम ने रखा हुआ है, जो पूरे पाकिस्तान में लीड वाला ही कहा जाता है। तो वो एक फिल्म दिखाया करते थे उस ज़माने में, भारतीय फिल्म होती थी, पाकिस्तान में इतना कंटेंट नहीं था, तो वो भारतीय फिल्म एक दिखाया करता था। उस ज़माने में 50 रुपये फीस लेता था, वो छोटे से पैमाने पर से शुरू किया था। फिर इसके बाद मैंने केबल की कराची के अंदर सेकंड केबल ऑपरेटर हूँ पाकिस्तान में, उसकी बुनियाद रखी। ज़बरदस्त। और वो क्योंकि मेरी फील्ड ये थी, तो उस ज़माने में रिसीवर और केबल के तार पाकिस्तान में नहीं आते थे, तो हमने जो केबल स्टार्ट किया था ये रेम्बो सेंटर से स्टार्ट किया था, सदर से, और इलाका पीछे लेंस एरिया था, बड़ा ख़तरनाक इलाका था एक ज़माने में। तो हमने टेलीफोन की वायर पे केबल स्टार्ट किया था। उस ज़माने केबल मौजूद नहीं था पाकिस्तान के अंदर, वो हमारी केबल होती थी। हाँ, आप ही बनाया करते थे। फिर हम जो एंटीना का पतला वायर नहीं आता था, और उस पर हम शुरू कर, वो तो कॉपर को ज़्यादा समझते हैं, शायद इस्माइल की फील्ड है कि कॉपर रात में ठीक चलता है, जब दिन में गर्मी पड़ती थी तो केबल ख़राब हो जाता था। तो फिर बाद में 5C का केबल आया है, वो भी मेरे ख्याल में आप लोगों ने बनाया था। तो इसके बाद से केबल स्टार्ट हुआ, केबल से चलते चलते ये सफ़र चला, और केबल से आया, फिर सिटीजन के अंदर आया। फिर पाकिस्तान के अंदर मैंने पहला सिटी बेस्ड चैनल जो है हमने केबल पे स्टार्ट किया। ये आइडिया में लेके आया था इंडिया से। इंडिया में हमारी एक एसोसिएशन बनी थी सीमा के नाम से, 7 ममालिक था ना, ऐसे हमने हमारे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, एक हमारी एसोसिएशन बनाई। उस ज़माने में मीडिया का नया दौर था, तो वहाँ से मैंने वो बम्बई और दिल्ली के अंदर केबल ऑपरेटर के, आज भी इंडिया के अंदर तो ये हर केबल ऑपरेटर का अपना सिटी बेस्ड चैनल होता है। पाकिस्तान में इसको ये पॉलिसी नहीं बन पाई, तो मैंने केबल पे स्टार्ट किया था मेट्रो को, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेटेलाइट पर आया, फिर बाद में ये सफ़र चलता चलता फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान में FM रेडियो की शुरू किए, फिर इसके बाद फिर चैनल 5, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये ज़्यादा मैंने केबल से ज़्यादा केबल की सियासत में इन्वॉल्व हुआ। फिर बड़ी हुकूमत से पॉलिसी भी बनाई, लड़ाइयाँ भी बड़ी हुई, और ज़ेर अताब भी बड़े रहे, और बड़े सिलसिले चले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लड़ाइयाँ तो बहुत सारी याद है, तार कट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या मामला चलते थे इलाकों में, एंट्रियाँ। हमारे ऐसे केबल ऑपरेटर होते हुए जो बड़े मशहूर चैनल्स हैं, जियो टेलीविज़न से बड़ी लड़ाई हुई हमारी से। तो ये चीज़ें तो चलती रही, और सफ़र लड़ते लड़ते जो है ना यहाँ तक कारवां चलता रहा। अभी क्योंकि मैं चेयरमैन साहब बैठे हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ। जब ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बहरान आया था चैनल्स की, तो चेयरमैन साहब से डिस्कस हो रही थी कि इस दौर में आप चैनल को लॉन्च कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब का वो जुमला मुझे आज तक याद है, बोले यार इसी इंडस्ट्री से कमाए, इसी पे लगा देंगे वापस। सही बात, ताकि कुछ लोगों का रोजगार तो चल जाएगा। तो कहता मैं जब ये चैनल 5 को मैं लाहौर से कराची लेके आया ना, तो ये एक ज़माने में मीडिया इंडस्ट्री का हब था कराची, और जब से आपके जो कुलीग जो बिल्डर हजरात जो है इस काम में आए, तो वो पुराने जो ऑपरेटर्स को आउट करते गए और ख़ुद लेते गए, क्योंकि मीडिया का पाकिस्तान का चौथा सतून है मीडिया, पावर का एक वो है। तो अभी जिक्र ही हो रहा था हमारा कि तकरीबन बहुत सारे चैनल जो डेवलपर हैं इमारात के हवाले से, बहुत से लोगों ने चैनल लिए, और ये सारे तकरीबन सब लाहौर के हैं, सब लाहौर शिफ्ट हो गए हैं पाकिस्तान से। कराची में अच्छा खासा गैप था, ये बहुत से जर्नलिस्ट बेरोजगार थे, ठीक है। फिर मैंने कोशिश की छोटी सी, और बड़ा नुकसान भी उठाया मैंने इसके लिए, मगर अभी तक अपने अज़म पे कायम है, अपने जेब से जो है ना केबल से कमा कर TV को चला रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, क्योंकि आपकी कामयाबी से हमारी कामयाबी जुड़ी हुई है। अच्छा बख्शी साहब, आपने अभी बताया कि 10 बिलियन का जो अब लोन दे दिए गवर्नमेंट, सबको देगी, क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीकेकार होगा, थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, 1 करोड़ का लोन है, 20% आपकी इक्विटी होनी चाहिए, यानी अगर आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मकान ले रहे हैं, 20 लाख आप देंगे, 1 करोड़ रुपए बैंक देगी आपको। 20 साल का टेन्योर है, जिसमें 10 साल का ये 5% की रेट फिक्स है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, जैसे अभी वॉर हो रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ये फिक्स रहेगा 10 साल के लिए। अच्छा, ये फिक्स है इसमें? ये 10, और गवर्नमेंट इसके डिफरेंस पे करेगी। ओके। और 10 साल के बाद ये मार्केट बेस्ड हो जाएगा। ओके। और इसमें हर इंडिविजुअल पाकिस्तानी जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है,
वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इस पर कोई कतरन नहीं है कि कोई जर्नलिस्ट या कोई लॉयर नहीं खरीद सकता। वैसे बैंक जर्नलिस्ट और लॉयर से थोड़ा सा डरता है, ये एक हकीकत बात है। हाउएवर बट कोई कतरन नहीं है, आप हमारे आबाद का ब्रिज यूज कर सकते हैं, अगर कहीं है हम बात कर सकते हैं। इनका सवाल करने का मकसद भी ये है कि असल में होता ये है कि बैंक थोड़ा सा हम लोगों से अवॉइड करता है, तो इस वजह से मैं आपको क्लियर तमीज बांध रहे हैं। तमीज बांधी। आप ये बोले कि हमें भी लोन मिलेगा। मैं आपको बताऊं सच मानो में, ये लोन है ही आप जैसे प्रोफेशनल लोगों के लिए। ओके। ये अगर आप समझे दुनिया में अगर कोई घर ले सकता है तो वहाँ के बैंक्स, वहाँ की गवर्नमेंट हेल्प करती है। दूसरी बार पाकिस्तान में ये होने जा रहा है। लिहाजा मैं कहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इसको अवेल करें, इसको छोड़िए नहीं। ये मैंने आपको क्या कहा, ये मिडिल ईस्ट में, ये अमेरिका में, ये कनाडा में, ये यूरोप में 5% पे पैसे पे मिलता है। ओके। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी, इसको अवेल करें और अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए इंश्योर करें कि हम छत बना सकें। मतलब हम प्रेस क्लब को जाके बोल सकते हैं कि बख्शी साहब से एक मीटिंग करें और फौरी तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं आपका केस प्लीड करूंगा और इंशाल्लाह आपको करवा के दूंगा, और आपके प्रेस क्लब से जिम्मेदारी भी लूंगा कि ये लोन सर्विस होते रहे। देखें, कोई भी गवर्नमेंट का मॉडल सक्सेसफुल जब होगा जब ताली दो हाथ से बजेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आपकी कलम की या मीडिया की ताकत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इंस्टॉलमेंट ही नहीं भरे, फिर वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकेगा। हमें ये अमानत है, आप लेंगे ना, आप चाहेंगे इसको मिले, ये चाहेंगे इसको मिले, आपके कैमरामैन को मिले, आपके प्रोड्यूसर को मिले, आपके डायरेक्टर को मिले। हम सब एक कम्युनिटी है, वी आर ऑल वन। हम पाकिस्तान के गुलदस्ते के हर एक फूल है, हम सब जब खिलेंगे तब ये गुलदस्ता बनेगा। ये नहीं हो सकता कि 1% लोग खिले और गुलदस्ता बने और बाकी मुरझाते रहें। तो ये हम सब ने कामयाब बनाना है। हसन भाई के ऑफर को याद रखें, ये बात बड़ी सुनी जाती है। मुझे पता है। हसन भाई ने बड़ी शहर के लिए आवाज उठाई है। मैं पिछले दिनों हसन भाई ने बड़े लेटर भी लिखे थे हुकाम बाला को, और बड़ा हमने देखा उसके ऊपर फिर एक्शन भी हुआ, और बहुत सारे जो जाली बिल्डर्स और 2 नंबर लोग थे उनका बड़ा सफाया भी हुआ इसमें, और बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं। इनकी बहुत खुल के बात कर लेते हैं। इतना कोई भी आबाद का बिल्डर इससे पहले कभी नहीं करके गया। हमने बहुत सारे लोगों ने निपटाया। मैंने 10 दिन पहले भी फील्ड मार्शल साहब को लेटर लिखा है, जबरदस्त, और मैंने उनको कहा कि आपकी जंग में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, बहुत ये अल्लाह ताला का करम है, और हम सल्यूट करते हैं फौजियों को। हाउएवर जब तक ये इकोनॉमिक कामयाबी में कन्वर्ट नहीं होगी, जंग चली 4 दिन, ये चलता है 365 दिन 24 घंटे, तो ये कामयाबी सस्टेन नहीं करेगी। और इसको करने के लिए आपको कराची को सक्सेसफुल करना है, और उसके लिए आपको हर महीने कराची आना है। हर महीने कराची आए, पिछली मीटिंग में जो तय हुआ है वो कागज़ उठाएं और बुलाएं, सबको बिठाएं कि ये हुआ या नहीं हुआ, हमसे पूछें। चंद लोग तो बोलेंगे ना सही बात, और अगर आप ये कर जाएंगे तो 50% कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। बेशक इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की जरूरत नहीं है, इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कोई इनको रोक भी नहीं सकता है। ये ओनरशिप लेनी पड़ेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस प्रोविंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस सिटी। अगर ये शहर चलेगा, ये सूबा चलेगा, ये मुल्क चलेगा। आज इस हालत में भी कराची 65-60% रेवेन्यू दे रहा है। यकीन माने अगर कराची को हमने सबने मिलकर सीधा कर दिया, ये 110% रेवेन्यू देगा। पूरे पाकिस्तान का कर्जा ये शहर, इस शहर की कोस्ट लाइन, इस शहर का पोर्ट, इस शहर के नौजवान, देखिए एक एडवांटेज होता है एक्सपोर्ट का, ये हम यहाँ से अदा करेंगे। इस शहर में आने दें उसी को जो कारोबार करना चाहता है। इस शहर में छोड़े सियासत व्यासत, इस शहर को कारोबार करने दें। ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाने की सलाहियत रखता है। यहाँ के लोग लेन देन जानते हैं कि किसके पैसे देने हैं, किसके लेने हैं। थोड़ी सी ओनरशिप चाहिए, थोड़ी सी ओनरशिप चाहिए, ये शहर खुद दौड़ेगा। और आज एक एडवांटेज क्रिएट हो गया है, जो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, देखिए मिडिल ईस्ट में भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल है, वो हमारे एक ही हम कौम है, मुसलमान है, भाई हैं, बट एक वहाँ पर जो हर एडवर्सिटी में एक एडवांटेज होता है। आज जो पैसे जा रहे थे दुबई में वो रुक गए। आज आप पॉलिसी बनाएं, कंसिस्टेंट पॉलिसी दें, टैक्स रिफॉर्म लाएं, रीजनली कम्पिटिटिव बनाएं, आप डिजिटलाइज करें, आप लोगों के टाइटल आसान करें। आप इतना काम है इस मुल्क में, इस शहर में, इस सूबे में कि आप 365 दिन काम करेंगे ना, यकीन माने आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। आपको राइट लेफ्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। बस आप जैसे लोग अगर इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीनी तौर पे शहर जरूर तरक्की करेगा। बात के साथ आगे बढ़ाऊंगा। देखो ईद आज खुशियों का दिन है, आज खुशी के दिन भी जो है ना, हम इस शहर के लिए बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस शहर के लिए अफसोस भी कर रहे हैं। देखें जिस तरह इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, 18वीं तरमीम के बाद यूनिवर्सिटी अवार्ड के तहत जो सूबों
लोगों को पैसे मिलते हैं, हाँ। ठीक है, आबादी के लिहाज से जो कराची वालों को शहर है वो कराची वालों को मिल ही नहीं रहा है। हमारा शहर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, ठीक है। 37% आबादी के लिहाज से, जैसे मान लीजिए 2 करोड़ 10 लाख की जो आबादी है, जो बड़ी मुश्किल से यहाँ की सियासी जमातों ने कराई है, स्पेशली एमक्यूएम ने बड़ा इस पर रोल अदा किया है जी, उसकी बात करनी चाहिए, ठीक है। पहले देखो जब इन्होंने जो है इन्होंने हकाम बाला में जहाँ शिकायत की तो वहाँ हमारी कराची की आबादी 1 करोड़ इजाफा हो गया, नहीं तो हमें तो 1.25 करोड़ में कराची को निपटा दिया था। दुनिया का 10वां बड़ा शहर है ये पूरा, कई मुल्कों से बड़ा शहर है, ठीक है। हमें हमारा अगर देखा जाए, जहाँ तक जो मेरी नॉलेज है ये सही करेंगे, 37% हमारा हिस्सा बनता है इस शहर का, बतारा वही हमारे शहर पे लगा दो तो ये शहर जो है ना चांद की तरह चमकेगा। मगर अफसोस से देखें, जब ये कहा अभी बड़ा अच्छा वो भी हमारे भाई हैं, एक साथ इस ईद के मौके पर मैं एक बात कहूँगा कि हमें जो आलम इस्लाम में जो ये तफरका हो गया है, जो लड़ाई चल रही है, स्पेशली हम अपनी इस ईद की खुशियों में हम उन शहीदों को भी याद करें जो ईरान में जो गुंडागर्दी कहूँगा, ये आलमी गुंडागर्दी है पैलेस्टाइन में है, फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है। और अफसोस जो है ना, ये यहूदी लेबनान में हो रहा है, ना, ये खुश हैं आपस में, मुसलमान ही लड़ रहे हैं, मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा है। इस पर जो है ना अल्लाह ताला इन पे अपना फजल करम करे, और जो है ना वो जो हमें अपने इन मौकों को पर उनको भी याद करना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा, और आप जैसे लोग बैठे हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी। एक चीज़ और ऐड करने चाहूँगा, देखिए गलती हमारे एंड पे भी है, हमने बहुत सालों से अपनी पॉलिसी रखी मफाहमत की, मसलहत की और मुनाफिकत की। मुफाहमत, बहुत बोल्ड आपका स्टेटमेंट है। हम सही बात बोलते हुए सोचा कि इनको बुरा लगेगा, यही होगा तो ये शहर रोज मरता रहेगा, रोज डूबता रहेगा, और इसका नुकसान पूरा पाकिस्तान ब्लीड होता रहेगा। अब हम जो यहाँ 4-5 बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, एथिकल जिम्मेदारी है कि हम सच बोलें, भले किसी को भी कितना भी बुरा लगे। हम ना किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, पर हम अपने शहर के हक में जरूर बात करेंगे, और करना भी। शहर की बात हो रही है, प्रीमियर केबल क्या करती है, किस तरह शहर के अंदर कोई नई चीज ला सकती है, किस तरह दुनिया को एआई से जो है वो मुकाबला है अब, तो किस तरह आगे लेके जा सकते हैं? ना, प्रीमियर केबल्स के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं इन शॉर्ट टाइम शॉर्ट है। प्रीमियर केबल इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेलीफोन केबल्स, ऑप्टिक फाइबर केबल्स, और हम एस्टैब्लिश हुए इन 1964, यानी 62 ईयर्स ओल्ड हमारी इंडस्ट्री है। और मैं समझता हूँ जो प्रोडक्ट हम इस वक्त बना रहे हैं, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, इस तरह हम एक फॉरेन एक्सचेंज जो है बचा रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं चाहूँगा, और हम क्योंकि मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हूँ, हमारे जो चेयरमैन है जुबैर मोतीवाला और जावेद बिलवान साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं हमेशा कि जो कराची जो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, वो इस वक्त पाकिस्तान को इतना जो है फीडबैक कर रहा है, अगर इसको सेहतियाब कर दिया जाए तो आप बताएं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो जाए। 4 साल लग जाएंगे। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। आपका इस वक्त जो है इंपोर्ट का जो बिल है वो इतना ज़्यादा है, आप क्यों नहीं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं, आप क्यों नहीं लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट जो मैं इस वक्त ऑप्टिक फाइबर केबल बना रहा हूँ, अगर ये मैं नया बना रहा होता, आज आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन आउट हो रहा होता। माशाल्लाह प्रीमियर केबल का एक बहुत बड़ा, ऑल पाकिस्तान के जितने भी टेलकोज हैं, जितने भी बड़े जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज देते हैं, केबल ऑपरेटर्स हैं, फाइबर टू द होम जो आपके घर में वाईफाई लग रहा है, आपकी ये जो टीवी जो अभी आपकी जो ट्रांसमिशन होगी, इसमें सारा फाइबर का किरदार है। ये जो www वर्ल्ड वाइड वेब लिखते हैं, ये सब बिकॉज ऑफ द फाइबर। एक बहुत बड़ा हमारा खासा है कि हमने यहाँ से लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, इन्हीं की फाइबर, वो इन्हीं कंपनी की बनी है। हमने एक बहुत प्रीमियर केबल की एक बहुत खासा ये बताऊं कि हमने बड़ी मेहनत की इसके पीछे, मार्केटिंग टीम ने, मैं खुद मार्केटिंग को हेड करता हूँ। हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑप्टिक फाइबर केबल जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया। दिस इज द नॉन ट्रेडिशनल आइटम ऑफ इंजीनियरिंग। और हमने एटिसलात को और दूसरी कंट्रीज को हमने तकरीबन 36,000 किलोमीटर जो है हमने इस वक्त एक्सपोर्ट किया है। दूसरी आपने एआई की बात की, देखें एआई ऐसी चीज है कि जिसमें आपको जमीन की, बिल्डिंग की, किसी चीज की जरूरत नहीं। एक आपको अच्छा नेटवर्क चाहिए, और अब माशाल्लाह 5G भी आ रहा है, स्पेक्ट्रम की भी ऑप्शन हुआ है। तो हमारी जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, हमारी जो मोबाइल की जो सर्विसेज हैं, बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। आपने एक लैपटॉप देना है और आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और उसको आपने एक्सपोर्ट करना है, जिसमें आपको कोई बहुत बड़ी
फाइनेंस की या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, एक कमरे के अंदर कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप देखें इंडिया का बच्चा इस वक्त जो है ना सॉफ्टवेयर बना रहा है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास बड़ा टैलेंट है, आप उसको एलोब्रेट करें, AI के अंदर जाइए, आप IT की एक्सपोर्ट के अंदर जाइए, बहुत बड़ा इस वक्त पोटेंशियल है। और आपको कोई जहाज पर नहीं भेजना, आपने कोई एक्सपोर्ट नहीं करना, ये बहुत आसान काम है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको प्रमोट करें, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको शायद लगता है एक चीज़ भूल गया है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अहम रोल अदा कर रही है की कंपनी, जो आप समझते हैं ना सेफ सिटी का बैकबोन इन्हीं कंपनी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी चालान भी यही करवा रहे हैं 10-20 हज़ार के। तो ये भी बात कीजिए, ये कैब जो है ना आज के तवज्जुह से देखें, ये चालान से जिक्र आया, हमारे तो चालान हो गया 20,000 रुपए के। सही बात है। डंपरों के चालान नहीं हो रहे हैं, ये रोज बिल्कुल सही डंपर बात। हमारे कराची के आवाम को कुचल रहे हैं। नहीं, और क्या मुझे बताइए, दुनिया में सेफ सिटी क्यों लगता है? पता है, उस सिटी को सेफ और सिक्योर करने के लिए, यानी वहाँ क्राइम का रेट कम हो। तो मुझे बताइए कितने क्रिमिनल्स, कितने मगर्स इसमें पकड़े गए? कुछ भी नहीं पकड़े। बहुत तो बैठे हुए ना हमारे साथ, इनका भी चालान हुआ होगा। अच्छा। सर माशाल्लाह सिंध हुकूमत की आमदनी का एक जदीद AI तरीके का ये निज़ाम है जो आवाम के जेब पर बोझ है। इस महीने के अंदर मेरे ख्याल में 12 लोग शहीद हो चुके हैं। जी, और ये सिर्फ कराची में ही हो रहे हैं, सिर्फ कराची में। डंपर तो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन कराची में इस तरह सिर्फ ये कराची। दावे थे DIG ट्रैफिक के जी हम ट्रैकर लगाएंगे, हम फिलहाल लगाएंगे, हम कैमरे लगाएंगे, भैया फिर अच्छा बख्शी साहब, कराची के लोग तो लाशें उठा के थक ये गए। जो सेफ सिटी है, देखें आप दुबई में जाएं, आप जब प्लेन से बाहर निकलते हैं अपने घर तक जो ना आपको ट्रेस कर सकते हैं, इंग्लैंड में चले जाएं, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फौरी करना चाहिए। इतना अरसा हो गया, अभी तक कराची का एक फेस हुआ है। शायद आपको बताऊं, मैं तो इस चीज से मुंसलिक हूं ना, तो ये सबसे पाकिस्तान में पहला सेफ सिटी कराची में शुरू हुआ था, आज से 20-18 साल पहले। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। उसकी फाइबर मुझे अच्छी तरह याद है, वो टेंडर अवार्ड हुआ था वर्ल्ड कॉल को, सलमान तासीरी कंपनी को। ठीक है, वो कैमरे पड़े रहे, सिस्टम ने मतलब वो सिस्टम्स ने हाईजैक कर लिया उस प्रोजेक्ट को। वो उस जमाने के अंदर भी कोई 1 लाख कैमरा आया था, वो रखे वाले हो न सके, क्या होगा, जाया हो गया। चालान तो हुए, मैं मानता, मेरा अपना भी चालान हुआ, और मेरे जितने दोस्तों के चालान हुए हैं उन्होंने सबने मुझे व्हाट्सएप किया कि आप चालान आपने पे करना है। लेकिन उस चालान से आप ये देखें कि लोग सिग्नल पर खड़े होना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा फर्क है ना, आ रहे थे, आपने UAE को कॉपी करके या यूरोप को कॉपी करके चालान बढ़ा दिए, एटलीस्ट वाली सड़कें तो दे दें हमें कम से कम। सड़कें हमारी मोहनजोदड़ो की हैं और चालान हमारे दुबई वाले। ट्रैफिक कवानीन नहीं है। अच्छा दूसरी बात, एक और बात बख्शी साहब, दुनिया के 196 ममालिक जो रजिस्टर्ड, जो मुस्तकिल है अक़वाम मुत्तहिदा में, वहां से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में डंपर से सबसे ज्यादा अमवात हैं। अमेरिका में एक वाकया भी हुआ था, इंडियन ड्राइवर था जिसने जो है वो गलत यू टर्न लिया था, तो उसको वहां पर उम्र कैद की सजा हुई है आज से 1 महीने पहले। तो हमारे यहाँ पर तो कत्ल करने के बाद सजाएं भी नहीं है, हमारे यहाँ रोड बंद कर देते। तो सर ये लम्हाए फिक्रिया है। और रही बात चालान की, तो चालान रक्शे वाले कौन सा सीट बेल्ट लगाएंगे? मोटरसाइकिल वालों के लिए हेलमेट तो उस पर कवानीन नहीं है। ईद पर बहुत ट्रैफिक होता है, सारे लोग अपने लोगों से मिलने के लिए गए हुए होते हैं। हमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए ताकि लोगों को ईज आउट हो। और अब तो ढाका की सड़कें हमसे बड़ी हैं। ढाका हमारी चौड़ी सड़कों को इन्होंने अंडर बाईपास के नाम पर लाकर चौड़ी सड़कों को सर्विस रोड बना दिया है। आप कोई एक सर्विस रोड वाला मकाम बता दें जहां पर आबादी के लिहाज से, ट्रैफिक की गुजर के हिसाब से, दुनिया में तो जब ट्रैफिक बढ़ती है तो उसकी रवानी के हिसाब से वो सड़कों को चौड़ा बड़ा, मेरे ख्याल में बख्शी साहब को पता होगा, हमारे यहाँ पर तो बुलंदो बाला इमारतें 6 फुट की सर्विस रोड के साथ बनी हुई है। तो कवानीन में कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने, मैं ये बड़ी शहरी, मैं जब भी हसन बख्शी साहब, फील्ड मार्शल साहब, फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मजबूरन हमारे यहाँ के सियासतदानों ने हमें गुलाम बना दिया, तो जाकर के हमें अब नजर जो है वो फौज की तरफ या फील्ड मार्शल की तरफ रखनी पड़ती है मजबूरन। हम कोई खुश नहीं है कि एक इदारा जिसका काम दुश्मनों से लड़ना है वो हमारे अंदरूनी कराची के मसाइल देखे, तो सियासतदानों का काम था। लेकिन अब ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान को फैसले लेते हैं, उनको समझ आ गई कि सिंध में कराची के साथ नाइंसाफी, यहाँ की जमीन ता कयामत तक इनकी गुलामी में रहे, इसलिए इन्होंने यह हाल हमारा कर दिया। कि ये भी तो बोले ना कि सिंध में, कराची शहर में, वहां बाहर से आए हुए लोग हैं, वो बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर अपनी हाकमियत ना कर सके। आज भी सिंध में वजीर आला मैं क्यों नहीं बन सकता? वजह यह है कि यहाँ पर गवर्नर तो
कोई भी यानी महाजिर या उर्दू स्पीक या कोई भी कम्युनिटी का लग सकता है, लेकिन जो वजीर आला है वो सर यहाँ के लिए सिंध का सिंधी पुराना होना जरूरी है। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भी सिंधी हूँ, तो मुझे भी वजीर आला बनाओ ना सर। बस सर ये जब मैं सिंधी अजरा को टोपी पहनता हूँ तो मैं सिंधी जिए सिंध का नारा लगाऊं, लेकिन वजीर आला सिंध मोती वाला नहीं बन सकता, क्योंकि मैं मेहमान हूँ, इंडिया से आया हूँ। ये कराची वालों की खूबी है कि ईद की तकरीब हो। बख्शी साहब ने तो एक बात आज मैंने कर दी। बात कहीं से कहीं चली गई, ईद की तकरीब का प्रोग्राम था। और मैं इसमें बताऊं कि ये बड़ी खूबी है कराची वालों की कि ये अपनी घरेलू तकरीबात में हो, ईद का शो हो, कहीं भी बैठे हो, इनको कराची का दर्द फील होता है, कराची की बात ये दर्द ही है, और यही दर्द वो अभी निकल रहा है। ये बातें कर रहे हैं। तो मैं इसमें जो है वो तमाम इन लोगों को एक तो अप्रिशिएट भी करूंगा कि ये लोग कराची की बात भी कर रहे हैं, कराची के दर्द की बात कर रहे हैं। और ईद का मौका है तो इस मौके पर हम ईद की बात ज्यादा करते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन अच्छा है कि आप लोगों से कुछ समझने का मौका मिला, हमारे नाज़रीन को भी। वेलकम नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आज की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है और ये जो जगह है अस्तासी रेस्टोरेंट में आज ये ट्रांसमिशन मुनक़्क़िद की गई है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े, हमने सबसे बहुत सारी ईद के हवाले से बात की और भी तफसीली गुफ्तगू की, और दिन भर ये सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे गेस्ट से हमने आपकी मुलाकात की। अब वक्त ख़त्म होने वाला है, उससे पहले हम अपने मेहमानों से ईद के लिए आवाम के लिए पैगाम पूछेंगे। सबसे पहले खालिद साहब आपसे जाना चाहेंगे, ईद के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? वैसे ईद पे तो सबसे पहले अहले वतन को ईद मुबारक, इसके बाद आलम इस्लाम को ईद मुबारक। और अल्लाह ताला इस दिन की मुनासबत से अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और आलम इस्लाम पर रहम फरमाए और इस्लाम का बोलबाला हो। और साथ साथ जो है हमने ईद की खुशियों के अंदर आज का पहला दिन गुजर गया, अगले दिन हम अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को याद रखें, अपनी खुशियों के अंदर खुशियाँ बाँटें, उनके जो है उनके गम सुने, गम को दूर करें। और इससे अच्छा जो पैगाम जो है ना, और इसके साथ साथ जो है ना हम अपने उन शहीदों को जो अफ़वाज पाकिस्तान के शहीद हैं, जो पुलिस के शोधा हैं, जो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, इन सबको खराज तहसीन अल्लाह ताला उन शोधाओं को फैमिली को हौसला दे और उन शोधाओं को दर्जात बुलंद करें। और जो है मतलब हमें अपनी इस खुशियों के अंदर अपने शहीदों को, ये पाकिस्तान ये वाहिद इतना खुशकिस्मत मुल्क है, हमें अल्लाह ताला ने इतनी अफ़वाज पाकिस्तान दी। ठीक, हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे अच्छी फ़ौज जो है। और इस बात है पाकिस्तानी आवाम को क्या, आलम इस्लाम को इस अफ़वाज पाकिस्तान पर फ़ख्र होना चाहिए। और लोग जो है ना आज इस जो आलम इस्लाम में जो जंग चल रही है, इस पर लोग पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अफ़वाज पाकिस्तान के लिए जो है एक नारा तो बनता है, पाकिस्तान जो है ना जिंदाबाद। ठीक है, तो अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमें उन शोधा को अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखना चाहिए। और अब मैं चैनल 5 को देखने वाले, मेट्रो को देखने वालों को, आपकी नज़र में, आपके जहन में कोई भी शोधा का कोई फैमिली हो, कराची के अंदर हो या जहाँ जहाँ हमारे रिपोर्टर्स दें, जो भी शोधा की फैमिली हो, जाकर उनको जाकर उनसे मिलें, उनसे जाकर उन शोधा की फैमिली को खराज तहसीन पेश करें। यही मेरा पैगाम है इसका। हसन साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? खालिद भाई ने तो पैगाम आवाम के लिए दिया, मैं पैगाम देना चाहूँगा इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए और ज़िम्मेदार लोगों के लिए। जी देखिए, इस मुल्क में ईद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है इस्लामिक वर्ल्ड में। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इस ईद को शायद इंजॉय जो कर पा रहे हैं वो 5-10% लोग हैं। बिल्कुल। जिस वक्त इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम इस ईद को इक्वली इंजॉय करेंगे, ये खुशियाँ इक्वली सबके घर में जाएगी, उस वक्त हकीकत की ईद होगी पाकिस्तान में। और ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। 5 से 10 साल डेडिकेटेड हम सब ने काम करना है, विदाउट फियर एंड फेवर। इंशाअल्लाह ताला इस मुस्तकबिल का, इस मुल्क का मुस्तकबिल और इस मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल भरपूर तरीके से चेंज होगा। हमने डरना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है और फेस करना है। आज अल्लाह ने वो मौका दिया है कि पाकिस्तान का, मैं देखता हूँ इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। अब इस वक्त अल्लाह ताला अगर हमें हिम्मत दे, कैपेबिलिटी दे कि हम तमाम इस्लामिक फोर्सेस को साथ लें, जिसमें पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, टर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, और मैं कहता हूँ अफगानी लोग भी, हम सब एक पेज पे आ जाएं। ये आपस के झगड़े छोड़ें और मामलात अफाम व तफहीम से हल करें। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, टर्की, ये इस्लामिक वर्ल्ड को सिक्योरिटी ये देगा इंशाअल्लाह ताला।
शाहिद इस्माइल साहब, आप जी, मेरा क्या पैगाम ईद पर ये पैगाम है कि जो अपने अतराफ़ में जितने भी सफ़ेद पोश लोग हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनको आप अपनी इस ईद के अंदर शामिल कीजिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अयाज साहब, आप बस मैं वही हसन बख्शी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कई सौ सालों में ये एक मौका मिलता है कि जो लोग ईरान अमेरिका जंग से पहले समझते थे कि मशरिक़ वुस्ता बहुत अमन व अमान और बहुत महफूज जगह है और वहाँ पर अपना पैसा पार्क करते थे, आज वहाँ पर पैसे को तो छोड़े, वो अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो वक्त है, हम पोर्ट सिटी कराची दुनिया में डीप सी के लिहाज से एक अहमियत के हामिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त जो बैठे हुए हैं उनको ये मतलब इन्होंने ये बात कही कि इक्वल ईद मुबारक, ईद की खुशी इक्वल कब होंगे? जब डॉलर 1 रुपए का होगा, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और दुनिया का पैसा यहाँ पार्क करेंगे। तो वो वक्त लाने के लिए वक्त है कि जो भी पैसा अब वहाँ पे पार्क नहीं हो गए, वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, आने वाले वक्त में भी अब डर आ गया, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत की सतह पर कराची और पाकिस्तान भर में वो पैसे को और यहाँ पर लोगों को श्योरिटी दे कि पाकिस्तान आज के दिन में मशरिक़ वुस्ता से ज़्यादा महफूज है, यहाँ लोगों के पैसों और जानों को खतरा नहीं है। तो ईद की खुशियों में आने वाला वक्त ईद मुबारक के साथ खुशहाली का पैगाम लाएगा। बिल्कुल नाज़रीन, आज हमने अहम मौज़ूआत पर इस ईद के दिन गुफ्तगू की और हमारे साथ बहुत ही मायनाज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्तिताम हुआ है, मुझे और मेरे को होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।